वंदे मातरम। आपका इस चैनल में स्वागत है। इसके पहले हमने बात किया था एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी जो एडम स्मिथ ने दिया था, लेकिन अब एक स्टेप और जो उसका सुधार है, जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव कास्ट थियरी या तुलनात्मक लागतों का सिद्धांत, जिसे डेविड रिकार्डो ने दिया था। आखिर इसे देने की ज़रूरत क्या थी? आप जैसे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि यह एडम स्मिथ के सिद्धांत के ऊपर यह एक सुधार है। तो इन्होंने क्या किया है, जो डेविड रिकार्डो हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत में एडम स्मिथ हैं, उनके विचारों का केवल समर्थन ही नहीं बल्कि उसको और मजबूती और सामान्यीकरण प्रदान किया है। चलिए, अब इसके पहले जो हमने एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज थ्योरी देख रहे थे, उसमें केवल एक बात क्लियर थी कि अगर किसी देश के पास निरपेक्ष लागत में अंतर हो, अर्थात कोई ऐसी चीज़ हो, कोई एक वस्तु हो जिसमें वो कुशल हो, कोई एक वस्तु हो जिसमें अकुशल हो, अगर दो वस्तु की बात करें तभी व्यापार हो सकता है, जिसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बोलेंगे, जिसे एडम स्मिथ ने दिया था। लेकिन अगर क्या हो कि अगर कोई देश दोनों वस्तुओं के बनाने में अकुशल हो और दूसरा देश दोनों वस्तुओं के बनाने में कुशल हो, तब व्यापार कैसे होगा? क्योंकि इस केस में तो एडम स्मिथ का कहना है कि इस केस में व्यापार नहीं होगा। चलिए, उसी बात को डेविड रिकार्डो स्पष्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था, डेविड रिकार्डो ने, कि अगर यह स्थिति हो तो भी व्यापार होगा, अर्थात एक देश अगर दोनों वस्तुओं को बनाने में कुशल होंगे या दोनों वस्तुओं के कोई और देश होगा जो दोनों वस्तुओं के बनाने में कुशल होगा, तो भी ये व्यापार होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अर्थात कोई देश, जैसे मान लीजिए नेपाल है, तो भारत के पास सारी सुविधाएं हर एक चीज़ में कुशल है, लेकिन जो नेपाल की बात करें तो हर एक चीज़ में क्या है, भारत की तुलना में अकुशल है, लेकिन फिर भी व्यापार होता है। क्यों? इसका कारण यह है कि जो देश सबसे ज़्यादा कुशल है, ठीक है, जो कोई भी देश जो सबसे ज़्यादा कुशल है, वो अपने उस वस्तु को बनाएगा जिसमें उस दोनों में से जिसमें से सबसे अधिक कुशलता उसको हासिल होगी, ठीक है। और दूसरा देश अर्थात जो अकुशल है, वह उस वस्तु को बनाएगा जिसमें सबसे कम अकुशल होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इस बात को 2-3 बार सुने या अगर आप इसे गौर से सुनेंगे तो आपको स्पष्टतः क्लियर हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और आप क्या यह सिद्धांत कह रहा है। अर्थात जो अकुशल देश है वह उस वस्तु को बनाएगा जिसमें वह सबसे कम अकुशल है, ठीक है, और जो कुशल देश है वो उस वस्तु को बनाएगा जिसमें सबसे अधिक कुशलता प्राप्त है। आप इस जो हमारा वीडियो है, आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, इसकी सुविधा हम आपको देंगे। इसी बातों को इस आगे जो पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम इसको देखिए, यहाँ पे इनका कहना है, यहाँ पे दिया है कि एक कुशल देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसके उत्पादन में कुशलता एवं अकुशलता के बीच अंतर सर्वाधिक है, तथा यह देश इसी वस्तु का निर्यात करेगा और दूसरे वस्तु का आयात करेगा। दूसरी तरफ एक अकुशल देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसके उत्पादन में कुशलता एवं अकुशलता के बीच अंतर न्यूनतम है, तथा यह देश इसी वस्तु का निर्यात करेगा और दूसरे वस्तु का आयात करेगा, ठीक है। अब प्रश्न यह आता है कि कुशलता में तुलनात्मक अंतर का क्या अभिप्राय है? उत्पादन में विशिष्टीकरण किस प्रकार होगा? कुशलता में अंतर किस प्रकार से व्यापार की स्थिति को उत्पन्न करेगा? व्यापार से लाभ किस प्रकार से होगा? चलिए, इसके लिए हम ये जानते हैं कि कुशलता में तुलनात्मक अंतर कैसे। तो इसके लिए हमने बताया है कि हम दोनों एक सेकेंड, दोनों वस्तुओं की तुलना करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी अगर अकुशल देश है तो वह अपने दोनों वस्तुओं की तुलना करेगा और जिसमें सबसे कम अकुशल होगा, अर्थात, ठीक है, जिसमें कम अकुशल होगा उसको बनाएगा, और जो देश ज़्यादा कुशल है वो क्या करेगा, वह तो अपने दोनों वस्तुओं के बीच तुलना करेगा और उस वस्तु को बनाएगा जिसमें से वो सबसे ज़्यादा कुशल हो, ठीक है। अब दूसरी बात, प्रश्न यह आता है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न यह दिया गया है कि उत्पादन में विशिष्टीकरण किस प्रकार से होगा। देखिए, विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए ए देश है, ठीक है, और दूसरा बी देश है, तो ए क्या बनाए, ए सबसे ज़्यादा कुशल एक्स में है और बी सबसे ज़्यादा कुशल वाई में है, तो ये क्या करेगा, ए अपने यक्स में अपने सारे जो संसाधन है
ठीक है, अर्थात लेबर फोर्स है। यहाँ पे जो एजम्पशंस है आप इसको ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पे मान्यता ये है कि यहाँ पे श्रम हम लोग मानते हैं। यहाँ पे जो एक सेकंड, जो रिकार्डो है, डेविड रिकार्डो, उन्होंने लागत के रूप में श्रम लागत को लिया है। तो इसीलिए तो इन्होंने श्रम लागत को लिया है, अर्थात केवल श्रम अर्थात मजदूर को ही उत्पादन का सबसे गहन साधन या सबसे प्रमुख साधन माना है। तो चलिए, तब इन्होंने क्या कहा है कि अर्थात विशिष्टीकरण का मतलब क्या है कि जितने भी संसाधन हैं अर्थात जितने भी लेबर हैं वो अपने यक्ष वस्तु के उत्पादन में लगा देगा, और जो ये जो वाई वस्तु मतलब जो इसकी वाई की ज़रूरत होगी वो क्या करेगा, बी से खरीदेगा। ठीक है, अर्थात ये क्या करेगा, अपने जो भी संसाधन है उसको यक्ष में डिप्लॉय कर देगा कि यक्ष बनाए, लेकिन वाई का एक भी यूनिट उत्पादन नहीं करेगा। ठीक है, और बी क्या करेगा, अपने सारे जो भी संसाधन है उसको वाई को बनाने में लगा देगा, लेकिन यक्ष का एक भी उत्पादन नहीं करेगा। इसी को हम विशिष्टीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब विशिष्टीकरण हो गया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि विशिष्टीकरण हो गया तो आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यक्ष जो ए है ना, वो ये क्या कर रहा है कि यक्ष की तो मात्रा बना रहा है, लेकिन वाई को जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दैट कि यक्ष की मात्रा वो 3 बना रहा है लेकिन वाई की 0, और यहाँ पे बी क्या कर रहा है, वो वाई की 3 मात्रा बना लेकिन यक्ष की 0। अब इसी को हम विशिष्टीकरण कहते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से तीसरा अब क्या होगा, कुशलता में अंतर किस प्रकार से व्यापार की स्थिति। तो अब देखिए, इसी के कारण क्या होगा, व्यापार की स्थिति उत्पन्न होगी। कैसे कि मान लीजिए कि बी को यक्ष की ज़रूरत है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, बी को यक्ष की ज़रूरत है, ये ए देश के लिए है, सॉरी ये ए देश के लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये लिखेंगे, ये देश यहाँ और बी देश यहाँ। देखिए, बी देश क्या कर रहा है, बी देश यक्ष के 3 मात्रा को बना रहा है और वाई के 0 मात्रा को बना रहा है। ठीक है, और जो बी देश है, ठीक है, जो ए देश है वो यक्ष के 3 मात्रा, वाई की 0 मात्रा, और जो बी देश है वो यक्ष के 0 मात्रा तथा वाई के 3 मात्रा बना रहा है। अर्थात ए को वाई की ज़रूरत है और बी को यक्ष की ज़रूरत है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब ये दोनों आपस में यहाँ पे व्यापार की संभावना उत्पन्न होगी और यहाँ पे व्यापार होगा, और जब व्यापार होगा तो आप जानते ही हैं कि व्यापार से क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों के एक एक बातें सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे केवल लागत के रूप में श्रम लागत को शामिल किया गया है। इसीलिए कहा गया है कि रिकार्डो ने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं के उत्पादन की समस्त लागतों को श्रम लागत के रूप में ही व्यक्त किया है। इसी प्रकार से चलिए, अब तुलनात्मक अंतर को हमने बताया है, अब हम इस फिगर के रूप में देख सकते हैं। मान लीजिए कि देश ए है और देश बी है, और वस्तुओं की प्रति इकाई श्रम लागत यहाँ पे दिया हुआ है। अर्थात ठीक है, वस्तु यक्ष के एक इकाई में, एक सेकेंड, वस्तु यक्ष के एक इकाई वस्तु यक्ष के एक इकाई बनाने के लिए देश ए को 3 श्रम तथा वस्तु वाई के एक वस्तु वाई के बनाने के लिए, ठीक है, देश ए को 4 श्रम की आवश्यकता है। अर्थात दोनों वस्तुओं को बनाने के लिए देश ए को कितने श्रम की आवश्यकता है, 7 श्रम की। लेकिन उसी दोनों वस्तुओं को बनाने के लिए आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे यक्ष को बनाने के लिए बी को 6 तथा वाई को बनाने के लिए 5 लेबर की आवश्यकता है, अर्थात 11 लेबर की आवश्यकता है। सबसे कुशल कौन है, 7 वाला, अर्थात देश ए वाला। ये कैसे कुशल है, क्योंकि ये सबसे कम लागत में अर्थात सबसे कम श्रम में क्या कर रहा है, अपने वस्तुओं का ए तथा बी का उत्पादन कर ले रहा है। चलिए, अब इसीलिए अब हम तुलनात्मक अंतर में कैसे देखेंगे। ठीक है, अब तुलनात्मक अंतर देखने के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले तुलनात्मक अंतर देखेंगे। और ये कैसे देखा जाता है, देखिए उन्होंने एक तरीका बताया कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए यक्स अपान ए वाई लिखेंगे और इसको बराबर करेंगे बी यक्स अपान बी वाई के।
अब अगर ये बराबर नहीं है तब जाके हम तुलनात्मक लागत में अंतर को स्पष्ट करेंगे, अर्थात तुलनात्मक लागत में क्या है, अंतर है। ठीक है, अब ए क्या है, यहाँ पर ए देश है और एक्स वाई क्या है, वस्तु है। अर्थात ए में एक्स की मात्रा और बी में और ए में वाई की मात्रा इज इक्वल टू बी में एक्स की मात्रा और बी में वाई की मात्रा। जब ये दोनों क्या होंगे, अर्थात ये अंतर, दोनों का जो अंतर बराबर नहीं होगा, इसीलिए इसी को हम बोलेंगे तुलनात्मक लागत में अंतर। अगर ये बराबर नहीं होगा तब जाके हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अर्थात क्या होगा कि जो यहाँ पे जो देश ए है वो 3 का उत्पादन करेगा। ठीक है, जो देश ए है ना वो यक्स का उत्पादन करेगा। क्यों, यहाँ पे देखिए, देश ए यक्स का उत्पादन करेगा और देश बी किसका, 5 का उत्पादन करेगा। ठीक है, क्योंकि देश ए 3 में सबसे ज़्यादा कुशल है इन दोनों की तुलना में, और देश बी सबसे कम अकुशल किस में है, 5 में है। अर्थात तो वाई को बनाने में सबसे कम अकुशल है। ठीक है सर, लेकिन सबसे ज़्यादा अकुशल किस में है, यक्स बनाने में सबसे कम अकुशल है वाई को बनाने में। अर्थात बी अगर वाई बनाएगा तो लाभ होगा, और यक्स और जो देश ए है ना वो यक्स बनाएगा तो लाभ होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही है। फिर हम आगे इसको देखते हैं। चलिए, अब हमने इसके पहले देख लिया है कि किस प्रकार से लागतों के अंतर कैसे देखा जाता है, हमने सब बता दिया। तुलनात्मक लागत में अंतर कैसे देखा जाता है और फिर उसके आधार पर किस प्रकार से विशिष्टीकरण किस प्रकार से होगा, हमने ये भी बता दिया है। व्यापार की स्थिति कैसे उत्पन्न होगा ये भी बता दिया है। लेकिन व्यापार से लाभ होगा, ठीक है, व्यापार से किस प्रकार से लाभ होगा। अब मान लीजिए व्यापार से कैसे लाभ होगा, इन्होंने बस ये बताया है कि व्यापार से लाभ होगा। कब व्यापार से लाभ होगा, जब विदेशी व्यापार होगा। इसको और आगे चल के जे.एस. मिल ने स्पष्ट किया है। ठीक है, अभी इन्होंने पूरा स्पष्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, अब इन्होंने कुछ और चीज़ें कही है। श्रम विभाजन, देखिए श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की बात कही है। उन्होंने कहा है कि विशिष्टीकरण कब किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब कोई देश किसी एक वस्तु को बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई देश है, ठीक है, वो यक्स को बना रहा है। मान लीजिए देश ए यक्स को बना रहा है तो क्या करेगा, उसी में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करेगा। इसका मतलब ये है, विशिष्टीकरण का मतलब कि अपने सारे जो संसाधन है उसको यक्स को बनाने में लगा देगा और उसमें श्रम विभाजन करेगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कि कोई जो यक्स ए है ना वो कपड़ा को बना रहा है, ठीक है, कपड़ा उद्योग लगाएगा, सब कपड़ा उद्योग, कोई और नहीं, तो उसमें श्रम विभाजन करेगा। इसका मतलब ये है कि कपड़ा बनाने में भी कई प्रोसेस होते हैं। एक तो कोई जो रुई निकालने वाला होता है, फिर कोई उसको धागा बनाएगा, फिर उसको कपड़ा बनाएगा, तो 3-4 स्टेप होते हैं। तो सबके में क्या करेगा, सबके लिए एक पार्टिकुलर लेबर रखेगा लेबर रखेगा जो उसके लिए अलग अलग काम करेंगे। दैट इज़ उसी को श्रम विभाजन कहते हैं। उससे इन्होंने कहा है कि कुशलता बढ़ेगी। चलिए एक और चीज़ देख लेंगे, इससे होगा क्या कि अगर कोई देश है, जैसे ए और बी क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु एक, जैसे मान लीजिए कि उसके पास कितना संसाधन है, ए के पास 7 संसाधन है, ठीक है, वस्तु ए के पास कितना संसाधन है, 7 संसाधन है। किसी और बी के पास कितना संसाधन है, 11। ये क्या है, लेबर के रूप में है सर, लेबर के रूप में। और ये क्या बना रहा है, 7 जो है ना, ये 7 लेबर का यूज करके क्या बना रहा है, जो ए है ना वो 7 लेबर का यूज करके टोटल क्या बना रहा है, यक्स की एक मात्रा और वाई की एक मात्रा बना रहा है। और वहीं पे बी 11 लेबर का यूज करके यक्स की एक मात्रा और वाई की एक मात्रा बना रहा है। आप पीछे देखिए, एक सेकेंड, ये कहाँ पे है, आप कहेंगे 7-11 कहाँ से कहें, यहाँ से देखिए, एक सेकेंड में यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए वस्तु है ना उसे 3 और यक्स में 3 और वाई में 4। यहाँ पे देखिए यक्स में 3 और वाई में 4 कितना लेबर लग रहा है। और वहीं बी को यक्स में 6 और वाई में 5 लेबर लग रहा है। तो ये जो ए वाला है दोनों को मिला के 7 लेबर और बी वाला दोनों को मिला के 11 लेबर। तो एक इसमें ए में के लिए कितना लग रहा है, 7, और बी के लिए 11। और ये 7 में एक यक्स को उत्पादन कर रहा है और एक वाई का, और ये 11 में एक यक्स का उत्पादन कर रहा है और एक वाई का, ठीक है। लेकिन चलिए क्या होता है विशिष्टीकरण करने से, अब क्या होगा, जैसे पूर्ण विशिष्टीकरण होगा उसमें क्या होगा कि उसी वस्तु, जैसे मान लीजिए कि जो ए है ना वो केवल यक्स को बनाएगा और बी केवल वाई को बनाएगा। इस स्थिति में क्या होगा कि
जो देश जब यक्स को केवल बनाएगा तो अपने सारे संसाधन अर्थात सारे लेबर, ठीक है, वो क्या करेगा, इसमें डाल देगा, यक्स में उत्पादन में लगा देगा, और इससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उत्पादन में वृद्धि कितने की हो गई, 2.3%, अर्थात यहाँ पे 0.3% की उत्पादन में वृद्धि हुई, सरप्लस हुआ। और दूसरा ये है कि जो देश भी है ना, ये क्या कर रहा है, ये भी यहाँ पे जब केवल वाई बना रहा है तो यहाँ पे 0.2% इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। और देखिए इनका कहना ये है कि यही ये कैसे हो रहा है, विशिष्टीकरण से, और यही जो विशिष्टीकरण, पूर्ण विशिष्टीकरण होगा वो व्यापार की संभावना उत्पन्न करेगा, अर्थात जो सरप्लस है ना दोनों में, ये क्या करेगा, व्यापार की संभावना उत्पन्न करेगा, ठीक है, इससे लोग व्यापार करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए ये कैसे होगा। अब हम अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, चूँकि हमारे पास व्यापार शर्त दिया नहीं हुआ है, जो व्यापार शर्त होता है ना, एक यक्स बराबर कितना वाई होगा, अर्थात वाई की मात्रा कितनी होगी, दिया नहीं है, तो हम लोग केवल मान लिया है, आसानी के लिए हमने माना है कि एक्स इक्वल टू 1 वाई, अर्थात एक यक्स की कीमत के बदले 1 वाई मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि जो देश बी को एक यक्स की ज़रूरत थी, और देश वाई को भी देश ए को एक वाई की ज़रूरत थी, और देश बी को एक यक्स की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि विशिष्टीकरण के कारण, आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे विशिष्टीकरण के कारण ए केवल यक्स का उत्पादन कर रहा है और वाई केवल बी केवल वाई का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब दोनों में व्यापार होगा तो ए क्या करेगा, ए एक भाग अर्थात उत्पादन का मतलब जो यक्स जो 2.3 बना रहा था वो एक इसको बी को दे देगा, तो उसके पास केवल 1.3 बच जाएगा, और जो वाई जो देश भी है उसके पास 2.2 उत्पादन था, तो वो एक किसको दे देगा, वाई को दे देगा, ए को दे देगा वाई की मात्रा, तो कितना बच जाएगा उसके पास, 1.2। अब देखिए व्यापार के कारण दो प्रकार से लाभ उत्पन्न हो सकता है। कैसे कैसे, उत्पादन में वृद्धि होगा और उपभोग में भी वृद्धि होगा, तो दो प्रकार से लाभ उत्पन्न हो रहा है व्यापार के कारण, ठीक है। उत्पादन में तथा उपभोग दोनों में वृद्धि हो रही है, आप इसको इसमें देख सकते हैं। अब विशिष्टीकरण के पूर्व क्या हो रहा है, देश ए 2 वस्तु उत्पादन कर रहा है, अर्थात एक वस्तु, देश ए जो है ना केवल 2 वस्तु का उत्पादन कर रहा है, एक यक्स का और एक वाई का, दैट इज़ 2। और फिर जो देश बी है ना वो भी एक यक्स और एक वाई का, अर्थात दोनों 2 वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, और कुल उत्पादन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। लेकिन विशिष्टीकरण के बाद क्या हो रहा है, यक्स 2.3 बना रहा है, और जो देश ए और जो देश बी है वो 2.2 बना रहा है। अब इससे उत्पादन में वृद्धि क्यों हो गई, क्योंकि 2.3 प्लस 2.2 दैट इज़ 4.5। अब यहाँ पे जो 0.5% है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे जैसे उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि हो रही है, और जब ऐसे उत्पादन में वृद्धि होगा तो बस वही बता रहा है कि पहले लोग 4 उपभोग करते थे, क्योंकि 4 उत्पादन हो रहा था, तो 4 उत्पादन हो रहा तो 4 का उपभोग करते थे। लेकिन अब कितना उपभोग में वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 4.5 है, तो यहाँ पे 0.5% उपभोग में वृद्धि हो रहा है, अर्थात लाभ के रूप में क्या हो रहा है, उपभोग में वृद्धि हो रहा है और उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि यदि 2 देशों के बीच उत्पादन लागतों में तुलनात्मक रूप में अंतर हो तो किस प्रकार दोनों देश उत्पादन में विशिष्टीकरण करेंगे, और विशिष्टीकरण के कारण किस प्रकार व्यापार की संभावना उत्पन्न होगी, और किस प्रकार 2 देशों के बीच व्यापार होगा, और किस प्रकार से व्यापार की प्रक्रिया दोनों देशों के लिए लाभप्रद होगी। हमें उम्मीद है कि यह थ्योरी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपना रिव्यू दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।